हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आपसे मुलाकात बहुत दिन बाद हो रही है, हो सकता है आपकी मेरी मुलाकात पहली बार हो रही हो। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मास्टर सीरीज़ में डे 26 से। और हमारा आज फोकस रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आईसीटी और डीआई। इतने टॉपिक्स आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे पेपर 1 के। ये सारी पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जो हाई वेटेज रख रही हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगर आपका ये सब एक बार पढ़ा हुआ है तो फटाफट से रिवीजन आओ साथ में करते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो फाउंडेशन सीरीज़ देख लो, अगर बिगिनर नहीं हो तो मास्टर सीरीज़ देख लो। पर्टिकुलर यूनिट के लेक्चर्स यूनिट वाइज पढ़े हुए हैं, डे वाइज। ठीक है, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब करते हैं काम की बात, मेन बात, और जानते हैं कि आज हम फुल डिटेल में क्या चीज़ें जानने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहली यूनिट जब हमारे पास आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसमें एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टॉपिक आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, अब कैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका डायग्राम भी है, सब कुछ है। आओ एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने पे हमको ये पता लगता है कि जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमारी कॉग्निटिव डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। बेंजामिन ब्लूम जो थे हमारे, उन्होंने एक हियरार्की क्रिएट की हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। एंडरसन एंड क्रेथवोल रिवाइज्ड इन 2001। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हुई हैं, कुछ आलतू फालतू नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपके बेंजामिन ब्लूम भी इंपॉर्टेंट है, एंडरसन क्रेथवोल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओल्ड टेक्सोनॉमी नॉवल मॉडल भी पूछ लेते हैं, रिवाइज्ड वाला भी पूछ लेते हैं, उनके डिफरेंसेस पूछ लेते हैं कि कौन से लेवल पे क्या है। तो आओ एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हमारा जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मॉडल है, पता नहीं नॉवल बार बार क्यों निकल रहा है ना, मॉडल है, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखो, दो मॉडल है, एक हमारा ओरिजिनल बाय ब्लूम 1956 का और एक हमारा है 2001 का। ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या है, क्रिएट। और वैसे ओरिजिनल वाले में हमारे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे क्या था, सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या बात बदली गई है, हमारे जो ओल्ड मॉडल था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, उसमें हमारा लोएस्ट लेवल पे था नॉलेज। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप उसका कॉम्प्रिहेंशन करके उसका यूज़ कर पाएंगे, और यूज़ करेंगे तो एनालाइज करेंगे क्या मैंने सही यूज़ किया नहीं किया, उसको इवेल्युएट करके आपको जज करके आंसर मिलेगा और आप एक कुछ नई चीज़ क्रिएट कर पाएंगे, दैट इज़ सिंथेसिस। तो ये जैसे कि आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 लेवल भी पढ़ाए हैं, है ना, नहीं पढ़ाए हैं बताओ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आई सजेस्ट कि आपको रिवीजन वाले इस वाली क्लास में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं है, अगर मेन चीज़ें नहीं मालूम है, बेसिक नहीं मालूम है, तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और मैं भी नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो, इसीलिए शुरुआत के 2 मिनट में ही बता देती हूँ कि आप इस वीडियो के लिए हैं या नहीं, आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। क्योंकि बात यह है, हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं, डे वाइज चल रहे हैं, तो हमारा मानना है कि आप एक बेहतर तरीके से अगर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, कोई नई यूनिट होती है तब तो समझ में आता है, आप बीच से आ सकते हैं, है ना। अब अगर आपने पढ़ा हुआ है आज से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, तो यू आर परफेक्ट फॉर हेयर, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रह जाएंगी। मैम सिंथेसिस का मतलब बता दीजिए, एनालिसिस का मतलब बता दीजिए, एवेल्युएशन का मतलब बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मालूम ही होगा। और जस्ट इन केस मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हो। नॉलेज हमारा लोएस्ट लेवल पे है हमारे ओल्ड ओरिजिनल मॉडल में। और देन कंप्रीहेंशन मतलब एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एप्लीकेशन, यूज़, एनालिसिस, ब्रेक डाउन और एग्जामिन, एवेल्युएशन, जज, प्राइस, और सिंथेसिस हमारा हाईएस्ट लेवल क्रिएट कंबाइन बता रहा था। वहीं जो हमारा रिवाइज मॉडल आया एंडरसन एंड क्रेथवोल का, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है क्या सबसे ऊपर है क्या सबसे नीचे है, तो हमें इसमें देखने को मिला अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट जो था उसको सबसे ऊपर कर दिया। मुझे लगता है आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनल मॉडल हमारा जो भी था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेल्युएशन, सिंथेसिस। अब आपको अगर इसकी कोई ट्रिक बनानी है तो आप बना सकते हैं, वरना रिवाइज मॉडल तो आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ पे क्या है कि आपका सबसे लोएस्ट लेवल पे रखा गया है रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, वो नेक्स्ट पेज में आ गया तो रह गया है ना। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट।
ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस के साथ साथ याद रखना है कि लोएस्ट लेवल पे हमारा यहाँ पे रिमेंबर है, यहाँ पे क्या है, नॉलेज। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये आपको याद रखने हैं। और वही प्रोसेस है कि रिकॉल, एक्सप्लेन, इम्प्लीमेंट, ऑर्गेनाइज, इवेलुएट और क्रिएट। ठीक, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में यही पूछा जाता है और इसका की डिफरेंस पूछा जाता है। की डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो ओरिजिनल वाला था उसमें सिंथेसिस टॉप पे था और जो रिवाइज वाला है उस पर क्रिएट टॉप पे है। ये वर्ब्स पूछ ली जाती हैं। और evaluation states second in both, तो remember in revised knowledge in original, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब वहीं मैं आपसे बात करूं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमने अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स भी आपको पढ़ाए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जो डोमेन हमारा एटीट्यूड और इमोशन से डील कर रहा होता है उसको हम अफेक्टिव डोमेन कह देते हैं, और जो हमारी फिजिकल मोटर स्किल्स से डील कर रहा होता है उसको हम साइकोमोटर डोमेन कह देते हैं। तो इसको आपको याद कैसे रखना है कि क्रेथवोल का 1964 का अफेक्टिव डोमेन काय से डील कर रहा है, एटीट्यूड और इमोशंस से, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। देखो बात क्या है, अभी मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, रिवाइज इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट बैठा होगा ना, आपके दिमाग में एक बार अगर ये लाइन क्लियर होगी ना कि अफेक्टेड डोमेन ये करता है, साइकोमोटर डोमेन ये करता है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इससे कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, और मुझे लगता है कि आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट है तो इतना तो लेंगे, उसका खेल जान रहे होंगे, है ना। और जब भी आप PYQs करेंगे ना, तब आपको वहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। लाइक अफेक्टेड डोमेन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ आपको ढूंढना होगा एटीट्यूड एंड इमोशन, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना मेन बात है। अफेक्टिव डोमेन समझ में आ गया। साइकोमोटर डोमेन की अगर मैं बात करूँ, सिम्पसन का 1972 में, जो डील करते हैं फिजिकल और मोटर स्किल्स से, जिसमें हमारा आता है परसेप्शन, सेट, गाइडेड। हमारा परसेप्शन एक सेट बना लेता है, मतलब हमारा जो भी किसी चीज़ को लेकर परसेप्शन होता है वो एक सेट ऑफ थिंग्स हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, जिससे हमारा एक गाइडेड रिस्पॉन्स एक मैकेनिज्म के थ्रू निकलता है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन टू ओरिजिनेशन। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन में। ये बिल्कुल मेन टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज कराती चल रही हूँ। देखो वैसे तो इसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, वो भी चीज़ें, टीचिंग लेवल, वो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं धीमे धीमे आपको सब रिवाइज करा दूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो पेपर 1 का मैंने डिज़ाइन किया है ना मास्टर सीरीज में, 25 दिन में आपने देखा कि मैंने आपका सारा सिलेबस करा दिया, ठीक है। सारी यूनिट 10 की 10 यूनिट मैंने 25 दिन में आपकी करा दी। अब हम रिवीजन वाले जोन में जा रहे हैं, जो भी एड ऑन पॉइंट्स आपको सीखने की ज़रूरत है उस जोन में जा रहे हैं। डे 26 से, है ना। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस, यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस, है ना। अगर आपको अभी तक नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, अभी आपके पास 50 दिन करीबन हैं एग्ज़ाम में, है ना। और हम 25 दिन कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब हम वे अहेड चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके हमारे साथ आ जाना है, हाथ पकड़ लेना है, और बाकी मैं आपको करा ही रही हूँ, है ना। साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बहुत पूछा जाता है। कॉग्निटिव डोमेन जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा, और क्रेथवोल का अफेक्टिव और सिम्पसन का साइकोमोटर, इतना आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ टीचिंग के कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जो आपको रिवाइज कराने हैं मेरे को, तो वो हैं, सबसे पहले आता है इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आपने रिसर्च में भी पढ़ा है, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव क्या होता है कि आप किसी एग्जाम्पल्स से लेके एक जनरल रूल की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो किसी एग्जाम्पल से, ये याद रखना, इंडक्टिव मतलब आप इंड्यूस कर रहे हो रूल, मतलब किसी एग्जाम्पल से, किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल से रूल इंड्यूस कर रहे हो, जनरल रूल, दैट इज इंडक्टिव मेथड। लर्नर डिस्कवर्स द प्रिंसिपल। For example, we have show many triangles, student discovers sum of angles is 180 डिग्री। अभी जिनको ये लगा कि मैथ कहाँ से आ गई, तो उनको मैं बता दूँ कि कोई बड़ी बात नहीं गई है, ये बात कही है कि जैसे एक ट्राइंगल दिखा दो बहुत सारे, और उन सब में अलग अलग स्पेसिफिक एंगल दिखा दो, मतलब मैंने आपको 4-5 में आपको तरह के ट्राइंगल दिखा दूँ, है ना, और अलग अलग एंगल्स दिखा दूँ, और फिर आपको एक चीज़ एग्जामिन करने को दूँ, जिससे आप एक टोटल रिजल्ट कहेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दैट इज इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या हुआ कि जनरल रूल से हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम आपको पहले रूल सिखाते रहे हैं कि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और फिर हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। समझ गए, इंडक्टिव डिडक्टिव, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड की अगर देखो, शर्माना मत, मैं तो अपनी स्पीड में पढ़ा रही हूँ, है ना।
अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट डाउन कर दो, मैं आपको बता दूँगी। आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो वो कर लेना, वहाँ आपको प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिल रही हैं, है ना। तो इट्स अपॉन यू कि आप इस चैनल का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो मिल रहा है वो आपको बहुत वर्थ इट कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट डिस्कवर्स नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड आइडेंटिटी। ये देखो, ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या है कि स्टूडेंट जो है वो नॉलेज को डिस्कवर करता है थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी, और यहाँ H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को याद रखना है क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया था। प्रोजेक्ट मेथड जो हमको रियल लाइफ प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और उससे हम कुछ सीखते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड। इनके भी आपको की फिगर याद रखने हैं, W.H. किलपैट्रिक, बेस्ड ऑन एट डोई फिलॉसफी। मास्टरी लर्निंग, एवरी स्टूडेंट कैन मास्टर द कंटेंट इफ गिवन इनफ टाइम, ब्लूम प्रपोज्ड इट। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे ऐसे गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नहीं भूलने हैं। अगली यूनिट पे अगर हम आए रिसर्च एप्टीट्यूड, ये मत समझना कि टीचिंग एप्टीट्यूड का उतना सा ही पार्ट था, उतना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई। हम आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका लेके आए हैं जिससे आपका ऐसे बहुत मोनोटोनस सा आपको फील ना हो, है ना। एक टॉपिक मैंने आपको टीचिंग का करा दिया, एक टॉपिक मैं रिसर्च का करा दे रही हूँ, एक ICT का करा दे रही हूँ। मतलब आप चिंता मत करो, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज है, आपको बस पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। और जिन बच्चों ने लगातार मैं जो लेक्चर्स ले रही हूँ उसके साथ में PYQs करने को दे रही हूँ, वीडियो में ही आपको क्वेश्चंस दिखते हैं 8 से 10 जो PYQ होते हैं, वो अगर नहीं किए हैं तो हर वीडियो खोलो, जाके उसके PYQ अटेम्प्ट करो और आंसर कमेंट डाउन करो, ठीक है। सबसे पहले सबसे दुविधा वाली बात जो बच्चों के मन में रहती है कि इतने सारे टाइप हमने पढ़ लिए, इसका कोई हमें क्लासिफिकेशन सिखा दे कि ये हो कैसे रहे हैं, इतने टाइप कैसे आ रहे हैं। तो इतने टाइप देखो बच्चा लोग ऐसे आ रहे हैं कि, रुक जाओ, हाँ अब तो लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। इतना टाइप ऐसे आ रहे हैं कि रिसर्च जो है इसके हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो बाय पर्पस किया है। बाय पर्पस में हमारी 3 आ रही हैं, बेसिक, प्योर, अप्लाइड और एक्शन। बाय मेथड किया है एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल, ये 3 आ गई, ठीक। बाय डेटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड। मेन इतने हैं जो याद रखने ही रखने हैं, धीमे धीमे और आते रहेंगे। लाइक एक्सप्लोरेटरी हो गया, एक्सपेरिमेंटल वाला हो गया, है ना। अभी आप डिडक्टिव, इंडक्टिव सब जानोगे। अभी आप इतना जानो कि ये वाले जो है मेन क्लासिफिकेशन, ये याद रखना। बाय पर्पस, बाय मेथड, बाय डेटा। बाय पर्पस क्या है? बेसिक, प्योर, अप्लाइड। बेसिक प्योर तो आपको मालूम है एक ही होता है, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन। बाय मेथड एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल। बाय डेटा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है जल्दी बताना। चलो एक बार फटाफट ऐसे देखते हैं। बेसिक में हम क्या करते थे? प्योर रिसर्च करते हैं हम, ठीक है। अप्लाइड में हम क्या करते हैं? जो चीज़ हम कहीं अप्लाई कर पा रहे हों, अप्लाइड। एक्शन मतलब इंस्टेंट एक्शन ले रहे होते हैं हम। और अब मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ कि एक्शन रिसर्च में जो और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या होता है, ये मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ, मेरे को पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी चल रही है। बाय मेथड की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, तो आपको मालूम है जैसे नाम ही से पता लग रहा है, एक्सपेरिमेंटल मतलब बाय एक्सपेरिमेंट, आप जहाँ पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल। बाय डेटा क्वांटिटेटिव, मैंने बोला था नंबर्स से याद कर लो। क्वालिटेटिव, कंटेंट क्वालिटी से याद कर लो। और मिक्स, जहाँ पे हम क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों यूज़ कर रहे हों, ठीक है। अगली बात अगर मैं करूं आपसे, तो आपको बेसिक रिसर्च मालूम है कि ये एक नई थ्योरी जनरेट करती है, कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता है। अप्लाइड रिसर्च में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं विद एग्जिस्टिंग थ्योरी। ये सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको छोटे छोटे में लिखे हुए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ही है ना। ये मेन चीज़ें हैं जो फंसाती हैं आपको। एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर होती है, जो इन्वेस्टिगेट करता है और इम्प्रूव करता है खुद की प्रैक्टिस को, और इमीडिएट एक्शन आपको देखने को मिलता है ना। इसका एक मैंने आपको रूल भी बताया था, मतलब रूल इन द सेंस एक चेन प्रोसेस बताया था कि पहले ये होता है, पहले वो होता है। समझ रहे हो कि क्या? पहले इंसान एनालाइज करता है, फिर अप्लाई करता है, वो वाला एक रूल चेन मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ। क्योंकि एक्शन और अप्लाइड में मैंने जो अभी डिफरेंस पूछा था वो तो मैंने ही बता दिया कि अप्लाइड रिसर्च में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है एग्जिस्टिंग थ्योरी से, और अप्लाइड एक्शन रिसर्च में एक प्रैक्टिशनर कर रहा होता है। प्रैक्टिशनर इज द मेन वर्ड यू हैव टू रिमेंबर।
ऐसे ही अगर मैं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आपको याद रखना होता है कि टीचर वहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर होता है। ओके। रिसर्च वेरिएबल्स जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, कंफाउंडिंग और मॉडरेटिंग में आप फंस जाते हैं, तो कोई फंसने वाली बात नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका कॉज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इफेक्ट दिखाता है ना। मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर टीचिंग मेथड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा मेजर्ड बाय द रिसर्चर, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। आप नाम से ही समझ रहे होगे जो डिपेंडेंट हो रहा हो, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिसिप्लिन इम्प्रूव्स योर स्टडी आवर्स, तो बताओ यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट डाउन करो ना बेटा। अब मैं लाइव क्लास थोड़ी ले रही हूँ जो मेरे को पता लग जाएगा, है ना। कंट्रोल वेरिएबल जहाँ पे हम कांस्टेंट रख देते हैं और एक्सटर्नल इफेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए हम एक कंट्रोल वेरिएबल लगाते हैं, लाइक सेम टीचर, सेम सिलेबस, सेम टाइम, और फिर हम रिजल्ट देखते हैं। कंफाउंडिंग या एक्सट्रेनियस वेरिएबल में अगर हम बात करें तो ये अनवांटेड वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा होता है। वैसे कंफाउंडिंग और एक्सट्रेनियस में भी मैंने एक डिटेलिंग समझाई हुई है आपको मास्टर क्लास में। मतलब मास्टर क्लास इज़ लाइक मास्टर सीरीज़ का आप जब देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा मतलब इतनी बारीकी से चीज़ें पता लगी अभी तो, फिर भी मैं आपको ऐसा रिवाइज करा रही हूँ फटाफट। मॉडरेटिंग अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप। मॉडरेटिंग, इंटरवीनिंग, ये सारे मुझे लगता है आपको समझ में आते होंगे। और एक बार रिसर्च प्रोसेस पे भी ध्यान दे लेना कि रिसर्च प्रोसेस पूछी जाती है, लाइक इसका सीक्वेंस याद रखना कि सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालाइज करके उसका इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन निकाल के एक रिपोर्ट राइटिंग कर देते हैं। दैट इज़ द रिसर्च प्रोसेस। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि आपको लग रहा होगा मैम आप इतनी 33 क्यों पढ़ा रही हैं, तो मैम आपको रिवीजन करा रही हैं, पढ़ा नहीं रही हैं, रिवीजन करा रही हैं, पढ़ा चुकी हैं इससे पहले। तो अगर पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से वैसे, तो वो क्लास देखो जाके। लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको बताया था, और इसके साथ मैंने आपको एक शीट दी थी टेलीग्राम पे करने को, जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो भी PYQ, और मैंने कहा था ये करना है। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो काम करेंगे। और स्लॉग से इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है कि स्लॉग अब मैं समझाने बैठूंगी तो काफ़ी देर ही हो जाएगी, मतलब मुझे लगता है आपको स्लॉग आता ही होगा। इनकेस नहीं आता है तो आप चाहे लॉजिकल रीजनिंग वाली वीडियो देख लें, चाहे आप मेरे को कमेंट डाउन कर दें, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चाहे आप 100-50 वाले गेम से कर लें, चाहे वेन डायग्राम के गेम से कर लें। देखिए वेन डायग्राम्स भी हम लाए हुए हैं जहाँ पे आपको मालूम है कि अब इतना तो बेसिक मालूम होगा ना कि ये A है, अगर ये B है तो इसका इंटरसेक्शन N है, इसका इंटरसेक्शन N कैसे निकालते हैं बताओ, फॉर्मूला पढ़ाया है। देखो काम की चीज़ जो है तुम्हारी थ्योरेटिकल चीज़ जो है, जिससे क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से 100% फंसा ले जाओगे, दैट इज़ कॉमन लॉजिकल फेलेसीज। कॉमन लॉजिकल फेलेसीज मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब फटाफट से मैं बता देती हूँ। जो एड होमिनम है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि इंसान पे सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, ही इज़ रॉन्ग बिकॉज ही इज़ नॉट एजुकेटेड। मतलब वो गलत है, उस बात पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो एजुकेटेड नहीं है इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, मतलब इंसान पे सारा ब्लेम डाल दिया। सर्कुलर रीजनिंग मतलब कंक्लूजन रीस्टार्ट द प्रेमाइस, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया। गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो एंड द बाइबल इज ट्रू बिकॉज गॉड रोट इट। समझ रहे हो, जहाँ से शुरू हुए वहीं पे आ गए। फॉल्स डिलेमा मतलब जहाँ पे दो ऑप्शन प्रेजेंटेड, ओनली टू ऑप्शन प्रेजेंटेड व्हेन मोर एग्जिस्ट, यू आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, मतलब इंसान बीच में तो भी हो सकता है ना, तो वो हो गया फॉल्स डिलेमा। हैस्टी जनरलाइजेशन मतलब आपने इतने से सैंपल देखे और इतनी बड़ी बात कह दी। आई मेट 2 रूड डॉक्टर्स सो ऑल डॉक्टर्स आर रूड, मतलब 2 खराब लोग मिले तो क्या दुनिया खराब हो गई, नहीं ना। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी ऐसी फेलिसीज हैं जो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनिंग में आ जाती है, पोस्ट हॉक आ जाती है। पोस्ट हॉक मतलब ए हुआ है, ए के बाद बी हुआ, और तो आपने कह दिया कि बी इसलिए हुआ क्योंकि ए, बी कॉस्ट ए, बी की वजह से ए हो गया, समझ रहे हो। आई वो रेड एंड बोन एंड वन, सो रेड इज़ लकी। मैं रेड की जगह येलो पहन लेते, हो सकता है तब भी जीत जाते, पर आप पोस्ट हॉक मतलब बाद की चीज़ पे
आ जा रहे हो, फेलिसी। स्ट्रॉमैन पूछ लिया जाता है, दैट इज मिस रिप्रेजेंटिंग समवंस आर्ग्यूमेंट टू अटैक इट ऑन मोर इजीली, जो आजकल लोग बहुत करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक पे, दैट इज आईसीटी। और आईसीटी में आपको क्या जानना ज़रूरी है? देखो, ये टर्मिनोलॉजी है, एक कोई रेफरेंस टेबल में दे रही हूँ, क्योंकि देखो मैं कितना भी पढ़ा लूँ आपको याद तो खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपसे कोई फालतू बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं आपको सीधी बात यही बताऊँगी कि आपको मैं ये कंटेंट दे सकती हूँ, एक बेटर वे में प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट याद तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अब एलएमएस में आपको चाहे 50 बार पढ़ा दूँ, जब तक याद आप खुद से बैठ के नहीं करोगे, खुद से बैठ के रिवाइज नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा समझ में। तो कोशिश करो कि लाइक एलएमएस है, मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो ये सारे केवल ना वो हैं, फुल फॉर्म्स है, और किस कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं वो दिया हुआ है। तो मुझे लगता है ये आप खुद से पढ़ लोगे, आपको आराम, मतलब आपका खुद का फ़ायदा होगा। मुझे क्या, मैं तो एक एक की फुल फॉर्म पढ़ती जाऊँ, वीडियो की टाइम लेंथ बढ़ाती जाऊँ, करती जाऊँ, मुझे क्या दिक्कत होने वाली है ना? पर द थिंग इज़ आई वॉन्ट कि तुम सीखो, तुम समझो कि तुम यूट्यूब की दुनिया में तुमको ये नहीं करना है कि तुम बहे जा रहे हो। तुमको जो चीज़ एक जो हमारे चैनल का वो भी यही है कि स्टडी वाइजली नॉट ब्लाइंडली। मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि अब मैं आपको आईसीटी की फुल फॉर्म बता रही हूँ, फिर उससे कहानी बता रही हूँ, कहानी करके आपके 10 मिनट निकाल रही हूँ। नहीं, 5-5 घंटे की मैराथन लेना मेरा मकसद नहीं है, समझ रहे हो? तो इतनी बातें आपको जाननी ज़रूरी है। और ये बेसिक फुल फॉर्म से अब रैम रोम थोड़ी समझाने बैठूंगी, सीपीयू थोड़े समझाने बैठूंगी। बचपन से पढ़ रहे हो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसकी फटाफट से फुल फॉर्म आप रिवाइज कर लेना अच्छे बच्चों की तरह। और मेमोरी हियरार्की एक चीज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है। इसका आपको ये देखो, तो सबसे छोटे और स्मॉलेस्ट हमारे पास सबसे फास्टेस्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं रजिस्टर्स, जो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। देन कम्स द कैश मेमोरी, देन रैम। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे एचटीडी, एसएसडी और आ जाते हैं। और टर्शरी ऑफलाइन स्टोरेज में हमारे डीवीडीज़, मैग्नेटिक टेप, ये सारे आ जाते हैं, जो स्लोवेस्ट भी होते हैं और चीपेस्ट भी होते हैं। अब ये याद रखना है कि रैम जो है वो वॉलेटाइल है, सेकेंडरी स्टोरेज की चीज़ें नॉन वॉलेटाइल है। अब मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके बताओ कि रजिस्टर और कैश वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। हर चीज़ इसीलिए नहीं लिखी है कि आपसे भी कुछ जानना है हमें, समझ रहे हो? और दूसरी चीज़ मेरे को ये बताओ, नहीं बताओ मत, ये सुनो कि जैसे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हैं, अब वो इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे वो तो आज नहीं पढ़ाया, तो हम कह रहे हैं ना कि हम कराएंगे बेटा। आज ये समझो कि हमने आधी ख़त्म करी, 25 दिन में हमने 10 यूनिट्स कंप्लीट की हैं आपकी। पता नहीं अचानक से वीडियो क्यों ऑफ हो गया, आई डोंट नो द रीज़न, बट द थिंग इज़ कि मैं ये बता रही हूँ कि चीज़ें हम कराएंगे, आपको बस आराम करके पढ़ते रहना है। डे वाइज मैं उतना कंटेंट दे रही हूँ जिससे आपका बर्नआउट भी ना हो, सब कुछ मिक्स होकर आपका रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि मेक पेपर बने हो सुपर पावर, वो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? डीआई की कुछ क्विक अप्रोच भी मैंने बताई हैं, इसका मैंने आपको 50 क्वेश्चन भी कराए हैं, मतलब ऐसे वीडियो में भी कराए हैं, और उसकी प्रैक्टिस शीट भी दी है, अलग से क्वेश्चन भी दिए हैं, तो डोंट मिस इट, करना उसको, ठीक है? ये देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी कि टेलीग्राम ग्रुप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ देखोगे जाके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, उसको करो रिवाइज, मतलब क्वेश्चंस अपने हाथ से लगाओ, समझ रहे हो? और जो ना है पूछो। 6th टॉपिक वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक शेनन वीवर मॉडल, ये तो अभी आपके दिसंबर वाले में ही आया है, समझ रहे हो? और ये हु सेज वॉट इन विच चैनल टू होम विद वॉट इफेक्ट, ये लेसबेल मॉडल। अब बच्चे वहाँ पे जब ये आ जाता है ना लिख के, ये आ जाता है, तो बच्चे का दिमाग घबरा जाता है कि अब क्या है, कौन से ईयर में था, किसने दिया था, समझ रहे हो? फीडबैक है नहीं है, क्या है, 1 डायरेक्शनल है, 2 डायरेक्शनल है, क्या है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये ज़रूरी है। शेनन वीवर में हमने देखा था, शेनन वीवर मॉडल एक लीनियर मॉडल है जहाँ हमारा एक लीनियरिटी फॉलो हो रही है, लाइक सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, और इसमें नॉइज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। और आई होप कि मैं आपको रिवाइज़ कराने के मकसद से आई हूँ, तो मेरे से वही बच्चे जुड़े होंगे जो असल में रिवाइज़ करना चाह रहे होंगे, नॉट द बिगिनर वंस, कि भाई पहली बार शेनन वीवर मॉडल पढ़ रहे हैं और इतनी देर बाद पढ़ के ही लग रहा है कि आ गया उन्हें, तो नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो? डिटेल में पढ़ाया है, अब रिवाइज़ करा रही हूँ।
अब आप कहोगे इतनी बार बता दिया आपने, भाई बताना पड़ता है, वरना लोगों को लगता है कि भाई आपने कराया क्या है, इतनी सी बात इतने से में ही बता दी, समझ रहे हो? दैट्स नॉट द थिंग। वर्ल्डोज SMCR मॉडल, जहाँ पे आप देख सकते हैं SMCR सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, जो फोकस कर रहा है ह्यूमन फैक्टर्स, एटीट्यूड, नॉलेज। यहाँ पे कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म देखने को नहीं मिल रही है। डेविड वर्ल्डो, याद रखने 1960 का। ये ऐसे आपको लाइन्स लगाने को आ जाते हैं, मतलब टर्मिनल क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो याद रखना ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। ओसगुड स्क्रैम मॉडल की अगर मैं बात करूँ, ये एक सर्कुलर मॉडल है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों एनकोड डिकोड करते हैं, और यहाँ पे फीडबैक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो याद रखना फीडबैक कहाँ हुआ है, नॉइस कहाँ हुआ है ना। वहीं लेसफेल मॉडल की अगर मैं बात करूँ, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विद व्हाट इफेक्ट, तो ये तो अभी दिसंबर में ही आया है। नो फीडबैक रिक्वायर्ड, सुटेबल फॉर मास मीडिया। ट्रांजेक्शन मॉडल बर्नलैंड, साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग, ये 2 वे हो गया है ना, ये 2 वे मॉडल हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। शैनन वीडियो कम्युनिकेशन मॉडल का स्ट्रक्चर आप ये देखेंगे, जहाँ पे नॉइस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन सोर्स से हमारी इन्फॉर्मेशन गई जो एनकोड होते हुए चैनल के थ्रू जा रही थी, और वहाँ नॉइस का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब नॉइस भी कई प्रकार की होती है, जो आपको मैंने डिटेल्स में पढ़ाई है, टाइप वाइज भी पढ़ाई है। तो उसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है, जो आपको कम्युनिकेशन की वीडियो मास्टर सीरीज़ में दिखे बस उसको देख लेना है जाके, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इतना तो आसान कर दिया है। रिसीवर डिकोडर, रिसीवर के पास गई, उसने डिकोड किया, डिकोड होते हुए गई और रिसीवर के पास पहुंच गई डेस्टिनेशन पे। ये शैनन वीवर मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। नॉइस का कॉन्सेप्ट शैनन वीवर मॉडल में जो है उसका मतलब है कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो इंटरफेयर कर रही हो आपकी बात में, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अब देखो कई बार बैरियर्स पे पूछ लेते हैं, लाइक सीमेंटिक बैरियर, तो सीमेंटिक आ जाए तो याद रखना कि लैंग्वेज रिलेटेड होगा, वर्ड्स होंगे, मतलब जो भी वर्ड्स डिफर कर जाते हैं सेंडर रिसीवर के बीच में, डेट इज सीमेंटिक वेरिएबल। साइकोलॉजिकल वेरिएबल, जहाँ वेरिएबल बोल रही हूँ, सॉरी, वेरियर, जहाँ पे इमोशन, एटीट्यूड, प्रीजुडिस, ट्रस्ट अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। अब आप किसी से खुल के बात ही नहीं कर पा रहे हो, आपका उस पर तो भरोसा ही नहीं है, डेट इज साइकोलॉजिकल वेरियर। फिजिकल वेरियर डिस्टेंस हो गया, नॉइस हो गया, पूरा कनेक्टिविटी हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर हमारा कि टू मनी हायरार्कियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्टॉर्ड मैसेजेस। अब ये सोचो, एक 15 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको अपनी बात ऊपर नीचे पहुँचाना इतना आसान नहीं होगा ना। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे भी हायरार्कियल लेवल हो सकते हैं, लाइक बॉस से लेके आपके एम्प्लॉय तक बहुत सारे लोग बीच में कनेक्टेड हैं, तो मेन बात आ ही नहीं पा रही है। कल्चरल वेरियर मतलब डिफरेंट कल्चर के हैं। लैंग्वेज वेरियर, जहाँ सेंडर और रिसीवर सेम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शेयर नहीं कर रहे होते हैं। अब मिक्स टॉपिक्स से रिलेटेड आपके लिए मैं ले आई हूँ क्वेश्चंस, और अब की बार दिक्कत ये हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं हुई है, चलो इसके आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं अकॉर्डिंग टू रिवाइज। और देखो ये आया हुआ है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी विच इज़ द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल, बताओ। इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक है। चलो आज मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ है ना, और बाकी मैं इसकी आपको एक वीडियो बना के भिजवा दूँगी आपको, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ओके। सो अब मैं आपको क्वेश्चंस करना बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी वाला तो आपको समझ में आ ही गया, ये हाईएस्ट लेवल पे क्रिएट होगा, इतनी बात तो हमने पढ़ी थी। और रिसर्च में अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च में हमने देखा कि इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, द स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस। और न्यू टीचिंग मेथड का हमें किस पे देखना है फ़र्क, स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे जब हम फ़र्क देखेंगे तो हम देखो, सबसे पहले हमें ये बात समझ में आ गया कि दो लोग आपस में डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और जब डिपेंडेंट हैं तो हमको इतना समझ आ गया कि दो वेरिएबल तो हमारे हट जाएंगे, कन्फाउंडिंग और कंट्रोल तो हट जाएगा। तो क्या बचा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट। आज भाई दिक्कत हो गई है, चलो आई एम ट्राइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च कैसी नहीं होनी चाहिए, बताओ। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके में। सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या एप्लीकेबल, बताओ। देखो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए,
सब्जेक्टिव होनी चाहिए क्या हमारी गुड रिसर्च? नहीं, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगली बात अगर हम करें, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? फोर्थ क्वेश्चन, ऑल प्रोफेसर्स आर स्कॉलर्स। अब बात ये है ना कि मैं आपको आंसर्स दिखा रही हूँ तब भी दिक्कत हो रहा है। चलो आप देख लो, आंसर्स देख लो, क्योंकि बन नहीं पा रहा है ना। आपको भी लग रहा होगा देख के पढ़ रही है, भाई वैसा वाला सीन ही नहीं है। बात ये है कि वो स्पेसिंग नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आराम से दिखाती हूँ, समझ रहा हूँ? कोई बात नहीं, आई डोंट नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन। द थिंग इज, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। ऑल प्रोफेसर्स आर स्कॉलर्स, सम स्कॉलर्स आर राइटर्स, व्हाट कंक्लूजन फॉलोस। क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑल और सम का है ना, ऑल और सम का ट्रैप है। मतलब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, सच्ची बताऊँ, मेरा मन खराब हो गया। मन खराब होने का मतलब मैं जिस हिसाब से प्लान करके लाई थी ना चीज़ें, वैसे हुई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चंस देखो। यहाँ पे आप एक चीज़ जो बहुत ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ ऑल प्रोफेसर्स आर स्कॉलर्स है और यहाँ सम स्कॉलर्स आर राइटर्स हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहली बात, ये स्कॉलर 50 है और यहाँ पे ये 50 है। यहाँ सम का आपस में कुछ हो नहीं सकता, तो नो डेफिनेट कंक्लूजन आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। सबसे पहले कौन सा मेमोरी आप लॉस कर देते हैं जब स्विच ऑफ हो जाता है? तो रैम, ऑब्वियसली। यहाँ पे आपका देखो, ज़्यादा कोई कंफ्यूज करने वाला कोई क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। CD रोम, आपको मालूम है CD की थोड़ी जाती है स्टोरेज, हार्ड डिस्क की थोड़ी जाती है। अब रैम और रोम में था, तो मैंने बताया था कि वोलेटाइल क्या है और नॉन वोलेटाइल क्या है। तो रैम क्या होती है? वोलेटाइल। तो स्विच ऑफ करने पे क्या आ जाएगा? रैम। द कम्युनिकेशन मॉडल दैट इंट्रोड्यूसेस द नॉइस। अब नॉइस कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ है? शैनन वीवर में। ऐसे करके आपको पढ़ना है, करना है। अब ये तो DI वाला क्वेश्चन हो गया, लेट स्किप दिस। द टीचिंग मेथड वेयर अ स्टूडेंट डिस्कवर्स अ रूल थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू जब कोई इंसान सीखता है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू सीख रहा है, कोई लाइफ प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड नहीं होगा, लेक्चर मेथड नहीं होगा, डिडक्टिव या इंडक्टिव में आपको निकालना है। तो मैंने कहाँ बताया था कि एग्जाम्पल्स से इंड्यूस करता है रूल, तो वो क्या हो गया? इंडक्टिव मेथड हो गया। अगली बात अगर मैं करूँ कि हमारा क्वेश्चन, मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, आपको सामने से दिख रहा है। A researcher conducts research to solve a specific classroom problem in her own school. This is best classified as, बताओ, अपने खुद जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कंडक्ट कर रहा है रिसर्च। तो मेन कौन कर रहा है? प्रैक्टिशनर कर रहा है, तो एक्शन रिसर्च हो गया। ये हमारे एक कुछ फ्लैश पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखा, अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन देखा है ना, कॉग्निटिव डोमेन देखा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल देखा, शैनन वीवर मॉडल, लेसवेल मॉडल, वर्ल्डोस SMCR मॉडल, ये सारे टाइप की चीज़ें हमने देखी। और यही हमारा था आज का लेक्चर, डे 26। और आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हम आगे और रिवीजन करते रहेंगे, PYQs करते रहेंगे और मॉक क्वेश्चंस भी साथ में करते रहेंगे। तो अपना जोश बनाए रखना है, इकट्ठा रखना है, हम और बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम टाइम में, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर दैट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।